हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित जैन आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पिक ए टॉपिक जीएसपी। अपने लास्ट कुछ वीडियोस में देखा था इश्यू ऑफ शेयर, जिसके अंदर हमने इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश, फॉरफीचर ऑफ शेयर, रीइश्यू ऑफ शेयर, प्रोडक्ट अलॉटमेंट, बहुत सारे टॉपिक देखे थे, थ्योरी भी लिखी थी अपन ने। अब इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर। सबसे पहले व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर होता क्या है और शेयर और डिबेंचर में फर्क क्या है, डिबेंचर के साथ साथ बॉन्ड क्या होता है, ये सब हम अब से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिबेंचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबेंचर? ए डिबेंचर इज ए डॉक्यूमेंट अंडर कंपनी सील। मतलब डिबेंचर कौन इशू करता है? कंपनी। क्या सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप हम डिबेंचर इशू कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये कंपनी की सील के अंदर इशू होता है व्हिच प्रोवाइड्स फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। अब यहाँ पे क्या होता है? ये ऐसे लोन होता है कि मैंने डिबेंचर इशू किया, मतलब मैंने ये एक्सटर्नल इक्विटी का काम करती है कि मैंने बाजार से डिबेंचर, मतलब कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। अब सब्सक्राइब क्या किया? एज ए डेट उन्होंने अपने को एज ए लोन दिया है। डिबेंचर एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो इशू कौन करता है? कंपनी, और सब्सक्राइब कौन करता है? पब्लिक। लेकिन यहाँ पे फायदा क्या है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सब, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमें इसे पैसे को वापस लौटाना पड़ेगा। एज पर कंपनीज एक्ट द मैक्सिमम टाइम कैन बी 10 इयर्स। कितना हो सकता है मैक्सिमम टाइम? 10 इयर्स। मतलब एक डिबेंचर कितने साल के लिए इशू कर सकती है कंपनी? 10 साल तक। लेकिन कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को छूट दी है, वहां पे मैक्सिमम 30 इयर्स तक कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है। तो नॉर्मली हमें क्या मानना है? 10 इयर्स से ज्यादा टाइम पीरियड नहीं हो सकता, और नॉर्मली 5 इयर्स होता है एट रेगुलर इंटरवल। मतलब इंटरेस्ट जो है वो हमें रेगुलर इंटरवल पे देना है, मतलब क्वार्टरली भी हो सकता है या हाफ ईयरली हो सकता है या ईयरली हो सकता है। नॉर्मली ईयरली होता है। ईयरली का मतलब साल में एक बार देना है हमें इंटरेस्ट, जो भी उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी उससे पड़ी हम उन्हें इंटरेस्ट दे देंगे, व्हिच इज यूजुअली सिक्योर्ड बाय ए फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। अब डिबेंचर ने क्या मांगा अपने से कि भैया डिबेंचर आपने इशू तो कर दिए, लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए? सिक्योरिटी, और वो कोई ना कोई एसेट पे चार्ज बना लेते हैं। चार्ज मतलब सिक्योर कर लेते हैं कि इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट ये एसेट हमारा होगा। मतलब जब कंपनी फ्यूचर में उस डिबेंचर होल्डर का पेमेंट नहीं कर पाएगी तो डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है कि कंपनी डिबेंचर होल्डर का इस पर्टिकुलर एसेट पे चार्ज है। मतलब वो एसेट इन केस ऑफ डिफॉल्ट किसका हो जाएगा? डिबेंचर होल्डर का। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जब भी डिबेंचर का सर्टिफिकेट इश्यू होता है तो उस पर मेंशन होता है कि कौन सा एसेट सिक्योर्ड है ऑन द कंपनीज प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली कंपनी की प्रॉपर्टी भी रहेगी क्योंकि कंपनी ने डिबेंचर इशू किया है, तो सिक्योरिटी भी कौन देगा? कंपनी। एंड व्हिच एक्नॉलेजेस लोन ऑफ ए कंपनी। और ये कंपनी का क्या हो गया? एज ए लोन ही हो गया। क्यों? क्योंकि फिक्स टाइम पीरियड के लिए हमें पैसा ले लिया और हमें एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद हमें उसे लौटाना पड़ता है, तो काइंड ऑफ लोन हो गया कि ये कंपनी का डेब्ट है। और डेब्ट कौन सा है? लॉन्ग टर्म, जिसे आप लॉन्ग करंट बोलते हो। सर ये कम, इससे होता क्या है? अपना एक ही फायदा है, अपने को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा मिल जाता है। आप बैंक से लोन लेते हो या डिबेंचर होल्डर से लोन लेते हो, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो टाइम पीरियड है वो हो सकता है अपने को ज्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इनकी फीचर्स क्या क्या हो गए? पहला, ये इश्यूएंस ऑफ अंडर कंपनी सील। पहला फीचर क्या हो जाएगा? कंपनी के सेल के अंदर इशू होता है। दूसरा क्या हो जाएगा कि रीपेमेंट होता है ऑफ ए प्रिंसिपल। तीसरा, रेगुलर इंटरवल में हमें इंटरेस्ट देना है। चौथा, सिक्योर्ड बाय ए फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज, मतलब ये सिक्योर होता है। एंड पांचवा, एक्नॉलेज लोन, कि ये एज ए लोन चलता है। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ? शेयर और डिबेंचर में फर्क क्या हुआ? शेयर कंपनी के ओनर होते हैं, जबकि डिबेंचर कंपनी पे एज ए डेट काम करते हैं। मतलब कंपनी को लोन देने वाले कौन होते हैं? डिबेंचर होल्डर। लेकिन कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर। डिबेंचर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन शेयर पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। कहने का मतलब डिबेंचर में इनकम जो है वो रेगुलर रहेगी। क्या होगा? इनकम रेगुलर रहेगी। इसी का दूसरा भाई कौन है? बॉन्ड। कौन है? बॉन्ड।
दोनों में विशेष फर्क नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं पे समझा रहा हूँ। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सेम डिबेंचर जैसा ही है, लेकिन बॉन्ड के अंदर बिना कूपन रेट के भी इश्यू हो सकता है। कहने का मतलब कूपन रेट क्या होता है, 8% डिबेंचर, इसका मतलब क्या हुआ, डिबेंचर की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 8%, मतलब इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा 8% से। अगर 9% हो तो 9%, कहने का मतलब जो आगे परसेंटेज लिखा रहता है उसका मतलब क्या होता है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पे करनी है, और वो रेट कौन सी होगी जो आगे मेंशन होती है। बॉन्ड के अंदर क्या होता है, बॉन्ड विदाउट रेट भी इश्यू हो सकता है, मतलब बिना किसी रेट के, लेकिन कौन लेगा, ऐसे कोई नहीं लेगा। फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की फेस वैल्यू है, कितनी है फेस वैल्यू 1000, और कंपनी ने इश्यू किया इसको 800 में, ठीक है, और कंपनी ने बोला 5 साल बाद हम आपको कितने देंगे फेस वैल्यू देंगे, तो इंटरेस्ट कितना हुआ इनडायरेक्टली 200, कितना हुआ 200। समझना कि फेस वैल्यू कितनी थी 1000, हमने इश्यू कितने पे किया 800 पे, 5 साल बाद कितने देंगे 1000, तो इनडायरेक्ट इंटरेस्ट कितना हो गया 200। तो नॉर्मली जो बॉन्ड विदाउट इंटरेस्ट पे इश्यू होते हैं उन पे क्या होता है डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, और फ्यूचर में उनकी फेस वैल्यू बॉन्ड होल्डर को मिल जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, क्या बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। और बॉन्ड में परसेंटेज हो सकता है 9% बॉन्ड, ऐसा भी इश्यू हो सकता है, डिपेंड कंपनी पे, कंपनी चाहे इश्यू कर सकती है, लेकिन बॉन्ड विदाउट रेट इश्यू हो सकता है, लेकिन डिबेंचर विदाउट रेट इश्यू नहीं हो सकता। तो बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड और डिबेंचर एक जैसे हैं, लेकिन कई बॉन्ड में रेट प्रेस्क्राइब नहीं होती, लेकिन डिबेंचर में हर बार रेट प्रेस्क्राइब होगी, इतना सा फर्क है। अब आपका अगला टॉपिक क्या है वो अपन देखेंगे। अब आपका अगला टॉपिक क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर के टाइप्स को लगभग 7 पार्ट में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। पहला सिक्योरिटी कंसीडरेशन, दूसरा रिडम्पशन कंसीडरेशन, तीसरा कन्वर्टिबिलिटी कंसीडरेशन, चौथा रजिस्ट्रेशन कंसीडरेशन, पांचवा प्रायोरिटी कंसीडरेशन, छठा कूपन रेट कंसीडरेशन एंड सातवां कोलैटरल डिबेंचर। सबसे पहला सिक्योरिटी कंसीडरेशन। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि डिबेंचर सिक्योर है या नहीं है। अगर सिक्योर्ड है तब तो सिक्योर डिबेंचर, और अगर सिक्योर नहीं है तो अनसिक्योर्ड और नेट डिबेंचर, अनसिक्योर्ड और नेट डिबेंचर। नॉर्मली अनसिक्योर्ड डिबेंचर इश्यू नहीं होते। देन रिडम्पशन कंसीडरेशन, अगर रिडीम हो सकता है या नहीं हो सकता, ऑन दैट बेसिस एक नेचर क्या बन गया रिडम्पशन कंसीडरेशन। तो रिडीमेबल डिबेंचर वो डिबेंचर जो आफ्टर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम रिडीम होते हैं। रिडीम का मतलब क्या होता है रीपेमेंट होता है, रिडीम का मतलब क्या होता है रीपेमेंट होता है, मतलब डिबेंचर को आपने इश्यू किया, फिर कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, जितना भी उसका टाइम पीरियड था, उसके बाद उसका वापस पैसा लौटाना, इसे क्या बोलते हैं रिडम्पशन। तो रिडीमेबल डिबेंचर और इरिडीमेबल डिबेंचर। रिडीमेबल डिबेंचर जो रिडीम होते हैं, इरिडीमेबल जो रिडीम नहीं होते हैं, और इसका दूसरा नाम है परपेचुअल डिबेंचर। नॉर्मली ये वाले भी इश्यू नहीं होते, कौन से इरिडीमेबल भी इश्यू नहीं होता। तीसरा कन्वर्टिबिलिटी कंसीडरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, जो कन्वर्ट हो सकता है। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है जो कन्वर्ट हो सकता है, तो जो कन्वर्ट हो सकते हैं वो कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब कन्वर्ट कहीं में होंगे शेयर में या न्यू डिबेंचर में, शेयर में या न्यू डिबेंचर में या प्रेफरेंस शेयर में। नॉन कन्वर्टेबल जो कन्वर्ट नहीं होते हैं, मतलब टाइम पीरियड पूरा होने के बाद वो कन्वर्ट नहीं होंगे, उनका डायरेक्टली क्या होगा रीपेमेंट ही होगा। लेकिन कन्वर्टेबल में क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद उनका नेचर चेंज हो सकता है, या तो नया डिबेंचर इशू हो जाएगा उनको रेट बढ़ा के, या शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंसीडरेशन, कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो रजिस्टर्ड, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जिनका नाम कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, तो इन दोनों में फर्क क्या होगा कि ध्यान से देखना। रजिस्टर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि वो डिबेंचर जो रजिस्टर्ड है, यहाँ पे क्या होता है उनका नाम एड्रेस सब कुछ रजिस्टर्ड रहता है, और जिसके नाम पे डिबेंचर रजिस्टर्ड होता है उसी को इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन बीयर डिबेंचर क्या होता है कि जिसके पास डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है वो उस डिबेंचर का मालिक होता है, और जो इंटरेस्ट का राइट प्रोड्यूस करता है उसी को इंटरेस्ट मिलता है। तो बीयर और रजिस्टर्ड में क्या फर्क हुआ, बीयर में नाम लिखा नहीं होता और रजिस्टर्ड में नाम लिखा होता है। देन प्रायोरिटी कंसीडरेशन, फर्स्ट डिबेंचर सेकंड डिबेंचर, जिसको प्रायोरिटी मिलती है, जिसको जो मतलब फर्स्ट पेमेंट होगा रिपेमेंट होगा
वो फर्स्ट डिबेंचर, जिसका रिपेमेंट फर्स्ट के बाद होगा वो सेकंड डिबेंचर, मतलब प्रायोरिटी डिसाइड की हुई रहती है। देन कूपन रेट कंसीडरेशन, स्पेसिफिक कूपन रेट एंड जीरो कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट का मतलब क्या होता है, रेट प्रेस्क्राइब होती है 9% 8%, तो वो रेट से हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। और जीरो कूपन रेट डिबेंचर जिन पे रेट प्रेस्क्राइब नहीं होती। एंड कोलेटरल डिबेंचर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेटरल? एडिशनल सिक्योरिटी। क्या होता है कोलेटरल का मतलब? एडिशनल सिक्योरिटी। जब कंपनी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो कंपनी उन्हें एज एन एडिशनल सिक्योरिटी डिबेंचर इशू कर देती है, अपने एज एन सिक्योरिटी डिबेंचर इशू कर देती है। अब एडिशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन कोलेटरल का मतलब क्या होता है, एडिशनल। और कंपनी जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को इशू करती है तो उसे क्या बोलते हैं, कोलेटरल डिबेंचर। क्या कोलेटरल? अब देखो मीनिंग आपको बताया था, शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, पहला डिफरेंस इनका मीनिंग। दूसरा नेचर, इनका नेचर क्या होता है, नॉर्मली ये कैपिटल होते हैं तो ये क्या बनता है, कैपिटल फंड। और ये क्या बनाता है, लोन फंड। क्या बनाता है, लोन फंड। मतलब डिबेंचर होल्डर का जो पैसा आता है वो एज ए लोन ट्रीट करते हैं, और शेयर होल्डर का जो पैसा आता है वो एज ए कैपिटल फंड ट्रीट करते हैं। देन रिफंड, नॉर्मली इनका रिफंड नहीं होता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, और इनका रिफंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड खत्म होने के बाद होता है। कहने मतलब 5 साल 7 साल 10 साल जो उनका टाइम पीरियड होता है उसके बाद इस पैसे को हमें लौटाना पड़ता है। जबकि नॉर्मली शेयर्स का रिफंड नहीं होता है, केवल एक एक्सेप्शन है बायबैक, उस केस में अपन शेयर परचेज कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। रिस्क यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो, यहाँ पे हाई। कहने का मतलब रिस्क कैसे कि डिबेंचर को पैसा और इंटरेस्ट दोनों मिलना ही है, लेकिन शेयर होल्डर के में जरूरी नहीं है। देन लास्ट कन्वर्जन, शेयर को हम डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन नहीं हो सकता। और डिबेंचर का कन्वर्जन हो सकता है, डिबेंचर का कन्वर्जन शेयर्स में भी हो सकता है, डिबेंचर का कन्वर्जन प्रेफरेंस शेयर में भी हो सकता है। और कहने का मतलब इनका डिबेंचर को हम कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो कहने का मतलब रिस्क जो है, यहाँ पे शेयर होल्डर नॉर्मली अनसिक्योर्ड होते हैं और डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड होते हैं, तो रिस्क क्या होगा, लो, और इधर हाई। उसके अलावा कैपिटल फंड, लोन फंड की डिबेंचर होल्डर क्या होता है, लोन फंड, उनका जो पेमेंट होता है वो जाता है लोन फंड में, और शेयर का जाता है कैपिटल फंड में। अब डिबेंचर को हम शो कहां करते हैं, शेयर को हम शो कहां करते हैं, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल में, और डिबेंचर को हम कहां शो करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। लेकिन आफ्टर 4 इयर्स, सपोज अपन ने डिबेंचर 5 साल के लिए इशू किया है, तो आफ्टर 4 इयर्स हम उसको कहां शो करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो विदिन ईयर मैच्योर होने वाला है, और विदिन ईयर मैच्योर होता है तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, करंट में, तो हम उसे कहां शो करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी में। अब अपन आगे देखते हैं देखिए मेन पार्ट में। सबसे पहला इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार। अपन ने देखा था शेयर इशू कर रहे थे तब भी एंट्री कर रहे थे, और अब अपन डिबेंचर इशू कर रहे हैं तब भी हमें क्या करनी है, एंट्री। एट द एंड ऑफ द डे अपना मेन मोटो क्या है, टू पास द जर्नल एंट्री। सबसे पहले क्या होगा, इशू ऑफ डिबेंचर करेंगे तो पैसा आएगा, सेम वही प्रोसेस, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। याद है जब हमने शेयर इशू किया था लमसम पे, तो ऐसे ही एंट्री पास की थी, केवल नाम क्या था बीच में, शेयर। अब क्या करते थे अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अभी डिबेंचर क्या है, 9% हो सकता है, 8% हो सकता है, डिफरेंट क्वेश्चन क्या दिया हुआ रहेगा। तो ये जब डिबेंचर लमसम में इशू होता है। अगर डिबेंचर इंस्टॉलमेंट में इशू होगा तो क्या करोगे, सेम वही, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर जो भी जितना परसेंट है, फिर डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर, फिर क्या करोगे, बैंक टू डिबेंचर। अरे याद है लास्ट वीडियो जो अपने देखा था, सेम होगा वही प्रोसेस है जो शेयर में प्रोसेस था। सेकंड इश्यू एट प्रीमियम, तो उसके अंदर भी क्या हो जाएगा,
इश्यू ऑफ डिबेंचर प्रीमियम में पहली एंट्री बैंक और डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। हम नॉर्मली जब हमें ये नहीं दिया हुआ था कि प्रीमियम कब मंगाना है, तब हम कब मंगा देते हैं अलॉटमेंट में, और यहाँ पे वही रूल है अलॉटमेंट में हमें मंगाना है। कहने का मतलब इश्यू ऑफ डिबेंचर और इश्यू ऑफ शेयर दोनों सेम है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं है, एंट्री का केवल नाम चेंज करना है। और यहाँ पे भी हो सकता है एक्सेस एप्लीकेशन है तो हम क्या करेंगे रिफंड करते हैं, तो क्या करते हैं रिफंड में टू बैंक काई का एक्सेस एप्लीकेशन का। लेकिन आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे वो नॉर्मली सारे के सारे काहे के आएंगे लमसम के, काहे के आएंगे लमसम के। ये अपन ने किया प्रीमियम पे और पहले वाला किया था पार पे। प्रीमियम और पार पे क्या चेंज हुआ, केवल सिक्योरिटीज प्रीमियम का, ये तो आपने शेयर में भी देखा था और यहाँ पे भी देख रहे हैं। अगला टॉपिक, अब यहाँ पे नया टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड डिस्काउंट। शेयर डिस्काउंट पे इश्यू नहीं होता था, डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू होता है। अब डिस्काउंट कंपनी के लिए इनकम या एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या है एक्सपेंस। 10 की चीज को 9 में इश्यू कर रहे हैं तो 1 रुपया क्या हो रहा है नुकसान, और उसे क्या बोलते हैं डेबिट। और नॉमिनल अकाउंट याद है आपको क्या होता है नॉमिनल में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और सेकंड डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डीआर टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर अकाउंट यहाँ पे ऊपर में टच जाएगी। कहने का मतलब फर्क क्या हुआ, अरे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सरप्लस था, रिजर्व सरप्लस सीआर होता है तो हम सीआर कर रहे थे। डिस्काउंट क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस को क्या कर रहे हैं डीआर। जब क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट मेथड होगा, कौन सा मेथड इंस्टॉलमेंट मेथड होगा, तब ये शुरुआत की वैल्यू सेम होगी। क्वेश्चन ने डिस्काउंट के लिए कुछ भी नहीं बोला है तो हम डिस्काउंट कब मानेंगे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और हम एंट्री क्या करेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। कहने का मतलब हम डिबेंचर अलॉटमेंट में उतना ही ड्यू करते हैं जितना हमें उनसे मंगवाना है, जितना हमें उनसे मंगवाना है। प्रीमियम के टाइम क्या होता है दोनों का सम अप आता है टाइम में अलॉटमेंट में, और यहाँ पे क्या आएगा आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट अलॉटमेंट में अमाउंट आता है। ध्यान से सुन लेना, हमने यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम पढ़ा था, याद है हमने क्या पढ़ा था यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये जो डिस्काउंट होता है राइट ऑफ कहां से होता है, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से, कि अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पड़ा है तो हम उससे राइट ऑफ करेंगे, और अगर वो नहीं है तो हम कहां से राइट ऑफ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। कहां से राइट ऑफ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन केस। अरे आपने शेयर में ही पढ़ा था इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन केस, और यहां पे क्या हो गया इश्यू ऑफ डिबेंचर, कुछ भी नहीं है, हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं उसके बदले हम क्या दे रहे हैं डिबेंचर। तो एंट्री क्या हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, देन वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, तो हो जाएगा टू डिबेंचर अकाउंट। ये तो क्या हो गया इशू एट पार। अगर प्रीमियम होगा तो क्या हो जाएगा पहले एंट्री सेम हो जाएगा, ये तो सेम है। सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट भी इश्यू होगा तो क्या हो जाएगा ये एंट्री सेम है, ठीक है। वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। सर नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला क्या था, अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, क्या आएगा डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। ये तो इसका हो गया पार का। प्रीमियम में क्या होगा अमाउंट पेबल टू वेंडर, ये तो क्या हो जाएगा सेम
डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और डिस्काउंट में क्या होगा, ये तो ऊपर वाला अमाउंट सेम ही है, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। समझ में आया? ध्यान से देख लेना कि यहाँ पे अमाउंट पेबल टू वेंडर ये तो कॉमन है, कितना पे करना है तो कॉमन है, पार्ट में डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, प्रीमियम में डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, एंड डिस्काउंट में डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। एंट्री सेम है, केवल हमें दिमाग में रखना है कि प्रीमियम सीआर होता है और डिस्काउंट बीआर होता है, और पार वाले में डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों ही नहीं है। आई बात समझ में? अब अगला टॉपिक क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन केस का सेकंड, परचेज ऑफ बिजनेस। क्या है? परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज ऑफ बिजनेस में क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट। क्या था? टू लायबिलिटी अकाउंट, और गुडविल और कैपिटल को फाइंड आउट करने थे। तो हम एंट्री देखते हैं। अब इसका वाला टॉपिक क्या था, परचेज ऑफ एसेट अदर देन कैश। अभी ये बिजनेस परचेज, बिजनेस परचेज करते हैं ना तो तुम गलती कर सकते हो बेटा, ध्यान से देखना, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है? अगर एसेट जाता है, पॉइंट 1 जाता है किससे, लायबिलिटी प्लस वेंडर से, सपोज ये है 100 और इन दोनों का सम आया 80, तो कम किधर है, लायबिलिटी साइड, तो 20 रुपए कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। कहां जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। और अगर सेकंड, अगर एसेट कम है लायबिलिटी प्लस वेंडर से, सपोज एसेट है 100 और आपकी लायबिलिटी और वो कितना है 120, तो 20 रुपीस कहां जाएगा, गुडविल में। कहां जाएगा, गुडविल में। आई बात समझ में? तो गुडविल तो होता है डीआर और कैपिटल तो होता है सीआर। तो सेकंड एंट्री क्या होगी इसकी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अरे सेकंड एंट्री तो सेम है, ये वाली भी सेम है और ये वाली भी सेम है, केवल फर्स्ट एंट्री में चेंज करना है। और फर्स्ट एंट्री भी क्या होगा, यहाँ पे सेम होगी, केवल अमाउंट पेबल निकालना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये एंट्री सेम और ये एंट्री सेम, केवल अब हमें देखना है इशू बाय पे हो रहा है। अगर पार पे हो रहा है तब तो ये एंट्री, अगर प्रीमियम पे हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और अगर डिस्काउंट पे हो रहा है तो ये एंट्री। कहने का मतलब अमाउंट पेबल कौन सा होता है, वेंडर को कितना देना है वो क्या हो गया आपका अमाउंट पेबल। केवल फर्स्ट एंट्री में चेंज है, बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने का कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है, केवल फर्स्ट एंट्री ही अलग है। आज के लिए इतना ही। अब अगला जो टॉपिक होगा वो होगा इश्यू ऑफ शेयर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी एंड ऑल, फिर उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनती है डिबेंचर की, उसके बाद रिडीमेबल कैसे होता है, इंटरेस्ट की एंट्री, फिर जो भी अपन डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ कैसे करते हैं, सारे टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।